बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम चार्ल्स लॉ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बॉयल्स लॉ डिस्कस किया था। बॉयल्स लॉ दरअसल वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशनशिप था। मतलब कहने का यह था कि आप गैस का प्रेशर अगर इंक्रीज़ कर देंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, या गैस का अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देंगे तो प्रेशर, अगर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। ये बेसिकली रिलेशनशिप बॉयल्स लॉ कहलाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। ये भी दरअसल गैस का लॉ है और ये गैस के दो पैरामीटर के बारे में डिस्कस करता है। उन दो पैरामीटर के नाम है, एक का नाम है V और एक का नाम है T, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर। बेसिकली चार्ल्स लॉ ये एक रिलेशनशिप है दो पैरामीटर के बीच में, एक वॉल्यूम और दूसरा टेम्परेचर। अब ये किस किस्म का रिलेशनशिप है, किस किस्म का ताल्लुक है इन दो वेरिएबल के दरमियान, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉ ये कहता है हमें कि अगर हमें गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो गैस को अगर हम गर्म करना शुरू कर दें, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें उसका, तो इंक्रीज़ करने से गैस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, गैस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि जैसे हम टेम्परेचर में इजाफा करते जाए, गैस को गर्म करते जाए, तो गैस जो है आहिस्ता 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 एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है। एक्सपेंड होने का मतलब बेसिकली अब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब मेरा कहने का यह है कि अगर मैं गैस को एक्सपेंड करवाना चाह रहा हूँ तो गैस को एक्सपेंड करवाने के लिए मुझे गैस को हीट करना चाहिए। तो जैसे जैसे हीट करेंगे गैस के मॉलिक्यूल दूर होते जाएंगे और उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और वॉल्यूम में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो जाएगा। इसी बात को हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम गैस के वॉल्यूम की बात करते हैं, गैस के वॉल्यूम की बात करते हैं, तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है यहाँ पर कि वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन था? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन था। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि प्रेशर चेंज ना हो। कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब ये लिखी हुई स्टेटमेंट, इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। इक्वेशन फॉर्म में लिखने के लिए हमें कांस्टेंट चाहिए होता है यहाँ पर। अब ये कांस्टेंट क्या है? तो कांस्टेंट मेंशन है यहाँ पर, तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर भी है और यहाँ पे मास भी कांस्टेंट रहेगा। जबकि T मल्टीप्लाई हो रहा है, टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पर आके डिवाइड हो गया, यानी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट होता है। जब भी वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड करेंगे गैस को तो आपको आंसर कांस्टेंट मिलेगा। अब ये कांस्टेंट क्या है? तो कांस्टेंट का मतलब टेम्परेचर, कांस्टेंट का मतलब प्रेशर और कांस्टेंट का मतलब मास होता है। अब हम बात करते हैं गैस की दो स्टेट्स की। तो गैस की दो स्टेट से मुराद क्या है? मतलब इस बात का है कि पहले गैस का वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T1 था। अब हमने गैस को फर्दर हीट करना शुरू किया जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया। अब वो T1 नहीं रहेगा, T1 से बढ़कर T2 हो जाएगा। अब डेफिनेटली जब हम गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा। तो पहले वॉल्यूम V1 था, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। तो V1/T1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V2/T2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर को जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट माना जाता है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो इनिशियल स्टेट के लिए वॉल्यूम 1 टेम्परेचर 1 और फाइनल के लिए वॉल्यूम 2 और टेम्परेचर 2। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारे पास 2 हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करवाते हैं। तो इक्वेशन 1 को हमने कंपेयर किया इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो कंपेरिजन के बाद हमने देखा दोनों जगह कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, तो कॉन्स्टेंट तो नहीं लिखेंगे कंपेरिजन में, सेम साइड हटानी होती है हमें। तो हम लिख देंगे V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। ये चार्ल्स लॉ की हमने फॉर्म लिख दी 2 स्टेट्स के लिए और वो जनरल फॉर्म लिखी हमने V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से। इससे पहले हमने इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख ली, हमने इसकी स्टेटमेंट पढ़ ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम इन्हीं दो पैरामीटर को, जिसको हम वॉल्यूम और टेम्परेचर कह रहे हैं, इन दोनों पैरामीटर को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ के अंदर। प्लॉट के दौरान हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम को हम रखते हैं y एक्सिस पर और टेम्परेचर को रखते हैं हम x एक्सिस पर। इस ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं कि शुरू में टेम्परेचर T1 था, यहाँ तक मौजूद था और वॉल्यूम इस पॉइंट पर था V1। लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर T1 से इंक्रीज करके, पहले यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर था, अब टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया। तो टेम्परेचर क्योंकि बढ़ चुका है, तो टेम्परेचर बढ़ने से हम ये देख रहे हैं कि पहले जो यहाँ पर ग्राफ पे पॉइंट आ रहा था अब वो यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यानी टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया। टेम्परेचर कम था तो वॉल्यूम भी कम हो गया। अब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आने की वजह भी यही है यहाँ पर कि स्ट्रेट लाइन इसलिए ग्राफ आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन इस ग्राफ के अंदर एक खास बात ये भी है कि जैसे ही हम इस
प्लॉट इस ग्राफ को जब हम बैकवर्ड ड्रॉ करते हैं तो बैकवर्ड ड्रॉ करने के बाद हम ये देखते हैं कि एक पॉइंट पर आके ये इंटरसेक्ट कर जाता है और वो पॉइंट ये होता है, इस पॉइंट पर आकर ग्राफ इंटरसेक्ट कर जाता है टेम्परेचर एक्सिस से। और ये पॉइंट कितने टेम्परेचर पर वाक़ है, तो ये है -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। इस पॉइंट को एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो होता है क्या है। जब हम एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन करते हैं तो एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर तमाम के तमाम गैसेस, जितनी गैसेस होती है उसका वॉल्यूम जो है ख़त्म हो जाता है। वॉल्यूम ख़त्म होने का मतलब मेरा ये है कि आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर का एक्सेस है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप ग्राफ को पीछे ला रहे थे तो वॉल्यूम कम हो रहा था, वॉल्यूम कम होता जा रहा था, यहाँ वॉल्यूम, फिर यहाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम के अंदर कमी वाक़ई हो रही है, तो ये वॉल्यूम आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता हाइट कम होती जा रही है। एक ऐसा वक्त आएगा कि वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। वो टेम्परेचर जिस पर गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए हम उसे कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, या 0 केल्विन हम उसे कहते हैं। अब ये वॉल्यूम ज़ीरो होने का मतलब क्या है, क्या गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा? तो इसका मतलब ये होता है कि गैस का वॉल्यूम बेसिकली ज़ीरो नहीं होता। एक गैस को जैसे जैसे उसका आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, तो जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे, उसको कूल डाउन करेंगे, तो एक जो गैस होगी उसके मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। क्लोज होने का मतलब ये होगा कि जो गैस और लिक्विड में फ़र्क होता है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से फासले पर होते हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान गैप कम होता है। तो ये गैप कम हुआ क्यों था? तो गैप कम होने के पीछे वजह ये थी टेम्परेचर आपने कम कर दिया। अगर हम मज़ीद टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो मज़ीद टेम्परेचर कम करने पर ये होगा कि वो लिक्विड से गैस जो पहले लिक्विड बन गई थी, अब वो गैस जो है लिक्विड से क्या बन जाएगी, सॉलिड बन जाएगी। तो वॉल्यूम ज़ीरो होने का मतलब इस पॉइंट पर कोई भी गैस, इस टेम्परेचर पर कोई भी गैस पहुंच ही नहीं पाती। इससे पहले ही वो या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है या तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब जहाँ पर गैस का वॉल्यूम ख़त्म हो जाए या गैस अपनी स्टेट चेंज कर ले। इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो को कि जब ऐसा टेम्परेचर इतना कम से कम टेम्परेचर जिस पे गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करना बंद कर दें, सीज हो जाएं, फ्रीज हो जाएं। हम जानते हैं कि सॉलिड के अंदर भी मॉलिक्यूल मूव करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स की मोशन ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। हम उसे कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब हम समझते हैं अगले लॉ को। अगले लॉ का नाम है हमारे प्रेशर लॉ। जैसे कि हमने देखा चार्ल्स लॉ के अंदर हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर के ताल्लुक के बारे में बात की थी। हम बात करेंगे प्रेशर के अंदर। तो प्रेशर लॉ बेसिकली ये है कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप इन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। हम यहाँ बात करेंगे एक रिलेशनशिप के बारे में जो कि प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान है। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसकी मिसाल अगर हम दें प्रेशर लॉ की, तो प्रेशर लॉ की मिसाल प्रेशर कुकर है। तो प्रेशर कुकर के अंदर यही होता है कि जब हम उसको हीट सप्लाई करते जाते हैं तो अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। जबकि यहाँ पर हमने कांस्टेंट अप्लाई किया, टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड में आ गया, तो P और T का जो रेशो है वो कांस्टेंट कहलाता है। जबकि यहाँ V और T का रेशो कांस्टेंट था। तो ये चार्ल्स लॉ है और ये प्रेशर लॉ है। अगर आप इसी लॉ को दो स्टेट्स के लिए लिखें तो दो स्टेट के लिखने के लिए हम इसको यूँ लिखेंगे P1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू P2 डिवाइडेड बाई T2, P1 अपॉन T1, P2 अपॉन T2। जबकि चार्ल्स लॉ को हमने कैसे लिखा था, V1 डिवाइडेड बाई T1, V2 डिवाइडेड बाई T2। अब हम सम अप करते हैं। हमने चार्ल्स लॉ डिस्कस किया, तो चार्ल्स लॉ बेसिकली क्या था, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप था कि वॉल्यूम बढ़ा दें टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम कर दें टेम्परेचर कम हो जाएगा। जबकि मैथमेटिकली कैसे लिखा था, V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जबकि प्रेशर लॉ क्या है, ये रिलेशनशिप है प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान, लेकिन ख्याल ये रखना है हमें कि यह चीज़ कॉन्स्टेंट रहे, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। गैस ना एक्सपेंड हो ना गैस कंप्रेस हो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए इसका। जबकि प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशो होगा वो कांस्टेंट कहलाएगा, जिसको टू स्टेट के लिए ऐसे लिखेंगे। ये हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने चार्ल्स लॉ और प्रेशर लॉ को डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी आपसे।